हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और हमने अपनी सीरीज श्री राम आईएएस की इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो अपनी शुरू कर दी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक केनेसियन इकोनॉमिक्स से आगे के जो भी टॉपिक आएंगे वो। ये एसेंशियली बिलीव होता है लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में, बट डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ बट बाय इट्स प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टिमुलस when the economy slows down relatively or dramatically or stops growing or goes into negative mode of degrowth। इसमें क्या होता है कि लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल में ये बिलीव होता है, लेकिन डिस्टिंग्विश भी करते हैं इसको किससे? प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टिमुलस से। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टिमुलस से कि जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है या रिलेटिवली स्टॉप हो जाती है या फिर ये नेगेटिव मोड में चली जाती है ग्रोथ के, जिसको डी ग्रोथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कीनेसियन सॉल्यूशन जो है वो जाना जाता है एज अ पंप प्राइमिंग द इकोनॉमी विच इज एज फॉलोज, जो इकोनॉमिक को प्राइम करता है। गवर्नमेंट को क्या करना है? सबसे पहले बोरो करना है और स्पेंड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दूसरे कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, जिससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा। इससे प्राइवेट सेक्टर आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑलराइट, फिर आता है हमारा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कवरेज होगी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा और डिमांड भी होगी और बिजनेस भी यहाँ पे रन करेगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, भारत माला फॉर नेशनल हाईवेज एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये एक स्कीम थी सरकार की तरफ से, जिससे सरकार ने क्या किया है कि एम्प्लॉयमेंट को हमें क्या करना है? जनरेट करना है। सेंट्रल बैंक जो है उसको रिड्यूस करना है इंटरेस्ट रेट्स एंड मेक मोर मनी अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड दस क्रिएट डिमांड एंड सप्लाई। तो इनको क्या करना है कि डिमांड और सप्लाई को बरकरार रखने के लिए क्या करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट जो है उसको डाउन करना है। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स क्या है? एक कंप्लीट ओनरशिप जो नेशनल इकोनॉमी की चली जाती है सरकार के हाथ में, उसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। पूरी जो ओनरशिप है वो क्या है? सरकार के हाथ में है। सरकारी यहाँ पे वो है एक सरकारी, यहाँ पे बेसिकली सरकार के हाथ में यहाँ पे सब कुछ चला जाता है। सरकारें डिसाइड करती है एक इकोनॉमी में क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ऑलराइट, ओनरशिप जो पूरी सरकार के हाथ में। प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे कोई भी रूम नहीं है, स्पेस नहीं है। सोशलिस्ट जो है इकोनॉमिक्स बिलीव करते हैं कि लार्ज पार्ट जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का है वो किसके हाथ में होना चाहिए? गवर्नमेंट के हैंड्स पे होना चाहिए, ताकि इनइक्वालिटी को कम कर सके। ये कौन वो बिलीव करते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स ये बिलीव करता है। ठीक है। And can give workers greater control of the means of production। वर्कर के पास क्या होगा? ज्यादा कंट्रोल होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। ये बहुत सारी फॉर्म्स में आती है, जैसे नेहरूवियन सोशलिज्म है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको मिक्स इकोनॉमी भी बेसिकली बोलते हैं। एक एक्सट्रीम फॉर्म जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स की वो है कम्युनिस्ट कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, सोवियत इकोनॉमी एंड चाइना अंडर माओ जेडोंग 1893 से 1976 तक। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसकी? एक सबसेट है ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का। ये थॉट है जवाहरलाल नेहरू का 1889 से 1964 तक इनका जो टाइम पीरियड रहा है लाइफ का। जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, इट रेस्ट ऑन स्टेट ओनरशिप ऑफ बेसिक पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। वो बेसिकली ये कहते हैं कि जो बेसिक पार्ट्स इकोनॉमी का, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, हायर एजुकेशन हो गया, मेटल और दूसरे जो इंडस्ट्रीज है, वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए उसकी इकोनॉमी थ्रू सेंट्रलाइज्ड सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे ही यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए। इंडिया ने अडॉप्ट किया था नेहरूवियन सोशलिज्म को बहुत सारे रीजन की वजह से। पहला रीजन ये है कि जो सोवियत रशिया था
show that it could be an expeditious way of achieving equitable growth। पहला आता है कि हो सकता है कि अगर हम ये अपने कंट्री में लेके आए नेहरूवियन की जो कॉन्सेप्ट है, तो इससे हमारा क्या होगा, इक्विटेबल ग्रोथ होगा। नेहरू ने क्या हुआ, पर्सनली बिलीव किया था किसकी वैल्यू में, वेलफेयर स्टेट की और इक्विटी की, वेलफेयर स्टेट एंड इक्विटी। नेहरू जी ये चाहते थे कि जो स्टेट है वहां पे लोगों के वेलफेयर के बारे में बात हो और इक्विटी हो, ठीक है, लोगों के बीच में क्या है, इक्विटी प्रैक्टिस करे गवर्नमेंट, ठीक है। गिवन द हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस इन विच इट इमर्ज, सेल्फ रिलायंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ सीम रेलिवेंट। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, जो अभी हमारे जो पीएम मोदी है कोविड में उन्होंने कहा था, ठीक है। इंडिया लैक्ड एनी सिग्निफिकेंट प्राइवेट सेक्टर व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट। हमारे पास कोई प्राइवेट सेक्टर ही नहीं था जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिली। तो गांधीयन इकोनॉमिक्स के बारे में देख लेते हैं, गांधी जी का क्या व्यूज थे। तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे इन्होंने अपने व्यूज दिए थे। इनके पास एक यूनिक सोशलिस्ट कंटेंट था महात्मा गांधी के पास। ये जो इनका जो सोशलिज्म है वो सेंटर्ड नहीं है अराउंड स्टेट पॉलिसी बट आर अ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो ये कहते थे कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। वो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो उनका जो अप्रोच थी वो टुवर्ड्स दी सेंट्रलाइज्ड ग्रोथ थी, लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड की तरफ क्या होता है कि फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसका, अडल्ट लेबर का एंड सर्टेन मोरल प्रिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने क्वेश्चन किया था इसके आंसर किसी असम्पशन की, जब उन्होंने कहा था अर्थ प्रोवाइड करता है इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। तो ये कहा था कि अर्थ इतना प्रोवाइड कर रहा है कि हमारी नीड पूरी तरह से अच्छी तरह से फुलफिल हो सकती है, लेकिन इतना नहीं कि हम अपनी ग्रीड भी यहाँ से सेटिस्फाई कर सके। गांधी जी का जो सोशलिज्म था एंड उनकी जो इकोनॉमिक थॉट था वो स्मॉल स्केल पे बेस्ड है एंड लोकली ओरिएंटेड प्रोडक्शंस पे। तो गांधी जी बेसिकली बात कर रहे थे आत्मनिर्भर करने को जो स्मॉल स्केल लेवल पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा था या फिर जो ओरिएंटेड प्रोडक्शंस था, ठीक है, ओरिएंटेड प्रोडक्शंस था जिसमें लोग लोकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं एंड मीटिंग लोकल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, सो दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ जाए हर किसी के लिए और हर जगह। जो आइडियल को प्रमोट कर रहा है सर्वोदया के, वेलफेयर ऑफ ऑल इन कंट्रास्ट टू द रिच डोमिनेटिंग, कि रिच लोगों का हमें नहीं करना है क्योंकि रिच लोगों के पास ऑलरेडी इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है। हमें किसके साथ काम करना है, हमें किसके लिए काम करना है, जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के उनके लिए काम करना है, ठीक है। गांधीयन इकोनॉमी बूस्ट करती थी एम्प्लॉयमेंट विच इज वेरी डिजायरेबल फॉर इंडिया वेयर देयर इज अबंडेंस ऑफ लेबर बहुत है, ठीक है। इट हैड नो अवर्जन टू मशीनरी एंड वेलकम्स इट वेयर इट अवॉइड्स drudgery and reduces monotony। तो गांधी जी बेसिकली जो मशीनरी थे उनके अगेंस्ट थे और उनके अगेंस्ट होने का भी गांधी जी का एक रीजन था। वो गांधी जी कहते थे कि अगर मशीन आ जाएगी तो जो ह्यूमन लेबर है उसका क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीविंग मशीन हाउएवर reduces, however it is opposed to labor displacing technology, कि लेबर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इट एम्फसाइजेस डिग्निटी ऑफ लेबर की डिग्निटी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं सोसाइटी का कंटेम्पियस एटीट्यूड, किसके लिए, मैनुअल लेबर के लिए। जो मैनुअल लेबर होता है सोसाइटी का कैसा एटीट्यूड होता है, कंटेम्पियस एटीट्यूड होता है, उसको भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है। इंसिस्ट करता है ऑन एवरीबडी डूइंग सम ब्रेड लेबर, ठीक है, हर किसी को कुछ काम करना चाहिए। टू लिव बाय वंस ओन लेबर टू सेटिस्फाई ऑल वंस प्राइमरी नीड्स बोथ मोरल एंड फिजिकल। आइडिया जो है जो गांधी बोरो कर रहे थे कहाँ से, लियो से उन्होंने किया था एंड जॉन से। दूसरा जो प्रिंसिपल है गांधीयन इकोनॉमिक्स का वो क्या है, ट्रस्टीजशिप।
जबकि एक इंडिविजुअल या ग्रुप है इंडिविजुअल का, वो फ्री है सेटअप करने के लिए एक इकोनॉमिक एंटरप्राइज। ठीक है, आप भी फ्री है, आप भी सेटअप कर सकते हैं इकोनॉमिक एंटरप्राइज को और एक्यूमुलेट कर सकते हैं वेल्थ को। उनका जो सरप्लस वेल्थ है अबाउट व्हाट इज नेसेसरी टू मीट बेसिक नीड्स एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी हेल्ड एज अ ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ए पोर। तो उन्होंने कहा था कि जो ज्यादा जो वेल्थ है, सरप्लस जो वेल्थ अगर आती है तो वो हम एक ट्रस्ट की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वेलफेयर के लिए सबका, पर्टिकुलरली उन लोगों का जो गरीब है और जो मोस्ट डिप्राइव्ड है। ये कंबाइन करता है इकोनॉमिक्स इसकी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव डेवलपमेंट, एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट हो जो एक ऐसा इकोनॉमी हो जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने वाला हो, विद एथिक्स ऑफ इक्विटी हो, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस हो जिसमें मांग कम से कम हो, सस्टेनेबिलिटी हो, ट्रस्ट हो और क्या हो, कोऑपरेशन हो। तो ये गांधी जी के थॉट थे। उसके बाद आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो बहुत सारी कंट्री डीकोलोनाइज्ड हो गई थी, ब्रिटिशर्स वहां से चले गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो इकोनॉमीज है वर डिस्टॉर्टेड बाय द इंपेरियलिस्ट कंट्रीज एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड नो साइजेबल प्राइवेट सेक्टर। तो जब ब्रिटिशर्स चल गए थे, इकोनॉमीज को डिस्टोर्ट कर दिया था इंपेरियलिस्ट कंट्रीज ने और पॉवर्टी बहुत ज्यादा आ गई थी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी उस टाइम पे नहीं थे। ट्रेडिशनल स्कूल जो थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने आंसर नहीं किया उनको इस वे में जो कंबाइन करता था डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इसके साथ इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो डेमोक्रेसी भी और इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये जो पुअर कंट्रीज थी, ये फोकस थी किसका, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का फोकस थी। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने देखा पॉलिसीज की तरफ एंड इंस्टीट्यूशंस की तरफ जो रेज करता है पर कैपिटल इनकम फॉर ऑल, कि हमें पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना है। ऐसे कुछ आ गए थे स्कूल्स, इकोनॉमिक स्कूल जो पर कैपिटल इनकम पर बेसिकली फोकस करते थे। वो जो है वो फोकस नहीं करते थे किस पे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे और इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ठीक है, उनका जो कंसर्न था वाज नॉट ओनली द चैलेंज ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। उनका जो कंसर्न था वो ये नहीं था सिर्फ कि हमें चैलेंज करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रमोट करना है एंड स्ट्रक्चरल चेंज को फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री टू सर्विस, बट ऑल्सो हमें इंप्रूव करना है वेलबींग किसका, पॉपुलेशन का एज अ होल। कैसे, हमें हेल्थ पे फोकस करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है, वेदर थ्रू पब्लिक और प्राइवेट चैनल्स, या तो पब्लिक या प्राइवेट चैनल की तरह, और ए ब्लेंड ऑफ द टू पब्लिक, या फिर एक ये ब्लेंड हो सकता है थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है वो नोबेल लॉरेट्स है, अमर्त्य सेन है, जोसेफ है एंड ऑल्सो जीन फ्रेजर और जेफरी सेश है। अब आता है स्टेट कैपिटलिज्म और बेजिंग कंसेंसस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे तरह के हमारे पास वेज है जिसमें हम पढ़ सकते हैं स्टेट कैपिटलिज्म के बारे में। वन इज दैट द स्टेट ओन्स लार्ज बिजनेसेस itself and they coexist with the private sector। बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो स्टेट ओन कर रहा है और ये कोएग्जिस्ट करे प्राइवेट सेक्टर के साथ। सिंपलेस्ट मॉडल है विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी एंड वी फाइंड इट इन इंडिया। इंडिया में है कि दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं। जो स्टेट कैपिटलिज्म है चाइना में वो बहुत अलग है, ये एक फॉर्म है मार्केट इकोनॉमी का कैपिटलिज्म। ठीक है, हमारे पास स्टेट कैपिटलिज्म है, यहाँ पे एक मार्केट इकोनॉमी है, यानी कि स्टेट कैपिटलिज्म नहीं है, सिर्फ कैपिटलिज्म है जिसमें अथॉरिटेरियन स्टेट एक्ट करता है एक डोमिनेंट इकोनॉमिक प्लेयर की तरह, जो ओन करता है, कंट्रोल करता है बिजनेसेस को और यूज करता है मार्केट को प्राइमरीली फॉर पॉलिटिकल कैपिटल। ठीक है, ये जो मॉडल है स्टेट कैपिटलिज्म का, इसको हम बेजिंग कंसेंसस भी बोलते हैं। स्टेट कैपिटलिज्म का जो लोकेटेड है एज ए राइवल ऑफ द वॉशिंगटन कंसेंसस। बेजिंग कंसेंसस में स्टेट सेट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज एंड परस्यूज देम इन मल्टी ईयर प्लान्स।
हम एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है जो उसको परस्यू करते हैं मल्टी ईयर प्लान्स में। ये फॉलो नहीं करता टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स को, बट ये सेट अप करता है इसका खुद का मिक्स, किसका, स्टेट का, मार्केट का और रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो ग्रोइंग ग्लोबल रीच है वो बहुत स्ट्राइकिंग है। ऑफिशियली इसको हम सोशलिज्म भी बोलते हैं विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, बट क्रिटिक्स इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर्स। सोशलिज्म नहीं है, ये कैपिटलिज्म है, ऐसा क्रिटिक्स बोलते हैं। स्टेट कैपिटलिज्म डिस्क्राइब करता है सिस्टम को जिसमें स्टेट इंटरवेन करता है इकोनॉमी में प्रोटेक्ट करने के लिए और एडवांस करने के लिए इंटरेस्ट इसका लार्ज स्केल बिजनेसेस का। फॉर एग्जांपल, bailouts that the large companies received from the US government after the Lehman crisis in 2008 when their survival was in question। जैसे कि प्रोटेक्ट करता है एडवांस, इट प्रोटेक्ट इन एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। फॉर एग्जांपल, bailouts that the large companies receive, जो लार्ज कंपनी रिसीव करती है कहां से, यूएस की गवर्नमेंट से, जब लेमन क्राइसिस आ गए थे। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन करने के लिए ही है। मर्सेंटिलिज्म स्कूल एडवोकेट करता है कि सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे हम मैक्सिमाइज कर सके नेट एक्सपोर्ट, बिकॉज द बेस्ट वे टू ensuring our country's prosperity is by promoting export। मर्सेंटिलिज्म बेसिकली एक्सपोर्ट पे फोकस करता है। एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंक्रीज हो। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होगा जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा बाय वे ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगी, एक्विजिशंस आएगा, लोन्स हम लोगों को दे पाएंगे जो कमर्शियली अट्रैक्टिव है। रिजर्व्स कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट द करेंसी एज वेल एज टू गिव फर्दर एडवांटेज टू फॉरेन ट्रेड। ओके, सो इन द लास्ट सेंचुरी मर्सेंटिलिस्ट बिलीव दैट कंट्री जिनके पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स है वो डोमिनेट द वर्ल्ड को वो डोमिनेट कर सकते हैं। प्रेजेंट की अगर हम बात करें उसमें क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में ये एक्यूमुलेशन है किसका, फॉरेन करेंसी का। जो बिगेस्ट एडवांटेज है एज गोल्ड इज लिमिटेड, गोल्ड लिमिटेड है तो यही है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो ज्यादा है। ये डोमिनेटेड यूरोपियन इकोनॉमिक थॉट एंड पॉलिसी थॉट बिटवीन 16th and 18th सेंचुरी। इसने क्या कर दिया, इसको डोमिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो मॉडल है मर्सेंटिलिज्म के जो हम अब देखते हैं। चाइना ने फॉलो किया मर्सेंटिलिस्ट पॉलिसीज को और इससे शिफ्ट कर दिया ग्लोबल ट्रेड बैलेंस को इसके फेवर में। कैसे, चाइना ने ज्यादा से ज्यादा माल को एक्सपोर्ट किया वर्ल्ड में, जिसमें इसने बहुत ज्यादा इकोनॉमीज को क्या किया, पुट किया ऑफ स्केल फॉर ग्लोबल सप्लाई, क्योंकि चाइना ने अपनी सप्लाई पे ज्यादा फोकस किया 1980s से। But it did not have to follow import substitution policies that are associated with mercantilism. Import substitution means using domestically produced food instead of importing the same। चाइना जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि अपना जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हमें यूज करना है। इट नीडेड इम्पोर्ट्स टू मेक इट्स एक्सपोर्ट्स। चाइना इंपोर्ट भी करता है ताकि ये अपना एक्सपोर्ट बना सके। इट्स सिंगल फोकस वाज ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जो सिर्फ एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचे, जिससे ये इसने लिबरली अलाउ किया था मल्टीनेशनल्स को अपनी इकोनॉमी में जो एनकरेज्ड है एक्सपोर्ट करने के लिए। चाइनीज कंपनी केम अप इन कंपटीशन एंड स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। चाइना जो है एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। दूसरा एग्जाम्पल जो है ट्रेड पॉलिसी का, जो यूएस ने फॉलो किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब थे, he wants the US trade deficit to be cut with rest of the world। वो चाहते थे कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट जो है वो कट हो जाए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। उनके जो मर्सेंटिलिज्म है वो बेस्ड है ऑन वेजिंग ट्रेड वॉर्स विद ऑल मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द यूएस। इट इंक्लूड्स इम्पोजिशन ऑफ रिलेटिवली हाई टैरिफ्स वॉल्स और इम्पोर्ट्स की। इम्पोर्ट्स ना हो यूएस, इसको रोकने के लिए ज्यादा टैरिफ्स
उसने इम्पोज कर दिए। Renegotiating long-standing trade agreements like North American Free Trade Agreement in favor of the US, applying bilateral pressure through state dominance to open up markets for American exports is another aspect of it. Also, making the work of multilateral trade body, World Trade Organization, difficult by weakening its dispute settlements process. Invocation of national security clauses in an unprecedented manner in the World Trade Organization to resort to high import duties. Besides, involve करता है bearing human capital from abroad by tightening the immigration norms. Immigration norms को भी क्या कर रहा है, टाइट कर रहा है। उसके बाद आता है बिहेवियर इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है और एप्लीकेशन है जो यूज करती है फाइंडिंग्स को बहुत सारी फील्ड ऑफ स्टडी से अंडरस्टैंड करने के लिए इकोनॉमिक बिहेवियर को, लोगों का और इन्फ्लुएंस लोगों का क्या है से। रिचर्ड थैलर, जिन्होंने नोबेल प्राइज मेमोरियल प्राइज जीता था इकोनॉमिक साइंसेस में 2017 में, उन्होंने चैलेंज किया था व्यू किसका, रैशनल एक्सपेक्टेशंस का इकोनॉमिक्स में। कैसे, उन्होंने एनोमलीज लिखी थी पीपल्स बिहेवियर में दैट कुड नॉट ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी। थैलर्स का जो आइडियाज था, इससे क्या हुआ, क्रिएशन हुआ बिहेवियरल साइंस का टीम्स का कोल्ड नज यूनिट्स टू हेल्प टू मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर बाय मेकिंग सटल चेंजेस टू द कंटेक्स्ट इन व्हिच दे मेक डिसीजन। कुछ ऐसा लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं जिससे उनके जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। नजेस कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। ये इंप्रूव कर सकता है सेविंग्स को, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करें, मेक पीपल कंप्लाई विद टैक्स लॉज, ठीक है, हेल्प पीपल फॉर्मुलाइज देयर बिजनेस, अपने जो बिजनेस है उसके फॉर्मूला बना सके, क्लीनलीनेस को अडॉप्ट कर सके जैसे स्वच्छ भारत है, सोशल वर्क फॉर हेल्थ के लिए वॉलंटियर कर सके, एजुकेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सके एटसेट्रा। इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2019 में, रिव्यू ऑन नोबेल लॉरिएट रिचर्ड थैलर्स बिहेवियरल इकोनॉमिक्स थ्योरी, नज इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, क्या लाने के लिए, सोशल चेंज लाने के लिए। कैसे, जब बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा स्कीम्स का, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर इक्वालिटी के लिए, हेल्दी इंडिया, सेविंग्स टैक्स कंप्लायंस, सब्सिडी एंजॉयमेंट एंड क्रेडिट डिसिप्लिन एटसेट्रा। उसके बाद आता है ग्रीन इकोनॉमिक्स। व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमिक्स? एक इकोनॉमिक ग्रोथ की जो अकम्पनी थी एनवायरमेंटल कॉस्ट से इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर। ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो आई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ साथ एक चीज ये हो रही है कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है हमारा, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्वायरमेंट पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ रही है। किसकी फॉर्म में, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है एयर का, पानी हमारे पास कम अवेलेबल है, लैंड भी उसका डिग्रेडेशन हो रहा है एक ऐसी रेट पे जो थ्रेटन कर रहा है ह्यूमन को, सोशल वेलबींग को। इसने इकोनॉमिक ग्रोथ को अनसस्टेनेबल बना दिया है कि ये इसने डिप्लीट कर दिया है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को, और जिससे प्रोडक्टिविटी लॉसेस भी हम फेस कर रहे हैं। स्कूल है इकोनॉमिक्स का जिसने अलर्ट किया है हमको सस्टेनेबिलिटी इश्यूज के बारे में और एडवोकेट्स करता है कि एक हार्मोनियस इंटरैक्शन हो ह्यूमंस के बीच में और नेचर के बीच में, और हमें कुछ अटेम्प्ट्स भी बनाने हैं रिकंसाइल करने के लिए द टू। ये एक स्कूल है ग्रीन इकोनॉमिक्स का। एग्जाम्पल जैसे आर इन एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, जिससे क्या हुआ था, लैंड को डिग्रेड कर दिया था, पानी ज्यादा ओवरड्रो कर रहे थे हम अंडरग्राउंड से, तो वाटर का जो लेवल है वो कम हो गया था। इरिगेशन वेयर द इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ स्मॉल एंड बिग डैम्स लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हमें काटना पड़ा क्योंकि हमें डैम को क्या करना पड़ा, बिल्ड करना पड़ा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे, जो ड्रिवन था फॉसिल फ्यूल के यूज से, जिससे क्लाइमेट चेंज हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुआ था एंड सो ऑन। थॉमस मैल्थस जो था, उन्होंने एक ऐसे लिखा था ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में।
अर्लीस्ट एक वार्निंग थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो limits to growth report in 1972 commissioned by the Club of Rome alerted us to threat of unsustainability कि यहाँ पे unsustainability आ। ओके गाइस, तो हमारा जो कॉमन फ्यूचर है, जो our common future published by the UN's World Commission on Environment and Development 1987, जिसको हम ब्रंटलैंड कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि ये हेडेड था किससे, ग्रो हार्लेम से, ब्रंटलैंड से। इससे डिफाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एक डेवलपमेंट जो मीट करे नीड्स किसकी, प्रेजेंट की, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ ऐसा डेवलपमेंट है जिससे हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके बारे में भी सोचना है। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंटर जनरेशन इक्विटी है। William was one of the laureates of the 2018 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for integrating climate change into long-run मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस उन्होंने किया था और इंटीग्रेट किया था कि क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट होगा। ग्रीन इकोनॉमिक्स एडवोकेट्स करती है ट्रिपल बॉटम लाइन, सस्टेनिंग एंड एडवांसिंग इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। न्यू इंडाइसेस जो है जिससे हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को, वो डेवलप हुआ है ताकि हम ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट कर सके। जैसे ग्रीन जीटीपी टर्म आई है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स टर्म भी ऐड हुई है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स टर्म भी ऐड हुई है और कुछ एग्जाम्पल है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये भी एडवोकेट करते हैं ग्रीन इकोनॉमिक्स को। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है। और अगर आपको चैप्टर 1 की लेक्चर पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच।